क्या मोदी सरकार में बड़ी हलचल होने जा रही है? क्या वाकई इस्तीफों का दौर शुरू होने जा रहा है? क्या वाकई 28 सांसद मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे? अचानक से चर्चा इसलिए चल उठी है क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया और उसके बाद से ही दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर बेचैन चल रही है। वो बयान क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया और उसका क्या मारक असर होने जा रहा है, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि खबर यही है कि इस बयान के फौरन बाद ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल आपको पता ही है कि हाल ही में महमूद मदनी की तरफ से एक बयान दिया गया था। वो बयान सीधे तौर पर वो चंद्रबाबू नायडू के लिए था, क्योंकि इसी महीने के आखिर में ऐलान कर दिया गया महमूद मदनी की तरफ से कि जो फिरका परस्त जहनियत वाले लोग हैं, हम उनकी एक एक असलियत खोलेंगे। और ये भी कह दिया गया कि ये दावत देता हूं चंद्रबाबू नायडू को भी और नीतीश कुमार को भी कि जब आंध्र प्रदेश में वो मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने बैनर तले लाएंगे मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू भी मंच पर आए। अब चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर फंसे हुए हैं कि अगर ऐसा कोई कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है और उनको न्योता दिया जाता है और चंद्रबाबू नायडू नहीं आते हैं, तो एक मुसलमानों में सीधा संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी जो मोदी सरकार की तरफ से मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में उनकी जो राजनीतिक पारी की अस्थिरता है वो शुरू हो सकती है। ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ भी है। अभी तरह के पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम घटा उसे लेकर दोनों ही पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, वो दोनों शांत चल रहे थे कि चलिए पूरा मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन नहीं, इसी बीच एक और बयान आया है और इस बार जो बयान आया है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया। यही खबर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले बिना देर किए नंबर टाइम्स की खबर पढ़िए और इसके क्या मायने हैं समझिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी, हमारे वोट से सीएम बने हो, हमारी बात नहीं सुनी तो। दरअसल पहले अभी जो महमूद मदनी का बयान आया था वो एक अपील के तौर पर था। एक ऐसा बयान था जो अमूमन अपील कह सकते हैं या फिर झकझोरने वाला बयान हो सकता है, लेकिन उस बयान के अपने इसलिए मायने हैं क्योंकि महमूद मदनी का भी एक अच्छा खासा दबदबा मुस्लिम समाज के अंदर है, जो वोटर्स में तब्दील होकर चुनाव वाले दिन वोट कास्ट करने जाता है। अब ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में अगर आप देखेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ये बयान दिया गया है वो कितना मारक है, क्योंकि ये धमकी के तौर पर है। यानी मुस्लिम समाज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहीं ना कहीं बंधे होते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। अगर मुस्लिम समाज की तमाम अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो बमुश्किल ही 10 से 15%, 20% मैक्सिमम मान लीजिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शायद ना मानता हो, शायद, लेकिन 80 से 85% ऐसे मुसलमान हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात को न केवल मानते हैं, सुनते भी हैं। इसीलिए जो ये बयान दिया गया ये कैसे खास तौर पर मोदी सरकार के लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर सकता है वो समझाता हूं। पहले पढ़िए। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी चेतावनी दी है। मौलाना उमरैन महफूज ने धमकी भरे लहजे में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चेताया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोटों की ताकत से दोनों नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया तो हम वो हैं जो जाएंगे तो आपको भी साथ लेकर जाएंगे। हमें हल्का फुल्का समझने की भूल बिल्कुल ना करें। दरअसल हुआ यह था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उससे पहले ही जनवरी में 22 जनवरी को एक प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है राम मंदिर को लेकर। वो बात अलग है कि चारों शंकराचार्य में से 2 शंकराचार्य मुखर हो जाते हैं, वो विरोध करते हैं, 2 शंकराचार्य शांत रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि विधि सम्मत होना चाहिए, यानी जो साधु संत और परंपरा कहती है उसके अनुसार होना चाहिए। लेकिन ये मोदी सरकार जानती थी कि जो तारीख मुहूर्त के तौर पर निकल रही है उस दौरान आचार संहिता देश के अंदर लग जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई तो लगातार काफी साधु संतों के साथ साथ अमूमन ये देखने को मिला कि चारों शंकराचार्य ने उसका बहिष्कार भी किया। 2 शंकराचार्य तो खुलकर बोले और 2 शंकराचार्य नसीहत देते हुए सरकार को समझ में आए। ऐसे में तब भी ऐसा लगा मोदी सरकार को कि हिंदुओं की करोड़ों साल की तपस्या को पूरा किया है तो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मोदी पोस्टर बॉय बन जाएंगे। लेकिन चुनाव के नतीजों ने साफ साफ लहजे में बता दिया कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। 240 सीटों पर ये सिमट कर रह गए। समर्थन के तौर पर चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल जैसे पार्टी के छोटे छोटे सांसद, मतलब 5, किसी के 1, किसी के 2 वाले सांसदों से तो लिया, लेकिन 2 बड़ी बैसाखियों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं।
अब दिक्कत क्या है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करके 400 पार का सपना देख रहे थे, वो समझ गए कि मोदी के साथ, उस पैतरे के साथ, उस बीजेपी के उस दाव के साथ हिंदू एकजुट होकर खड़ा नहीं हुआ। यानी शंकराचार्य का जो खिलवाड़ किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, सोशल मीडिया पर तमाम चीजें की गई, वो हिंदुओं को पसंद नहीं आई। अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए तमाम चीजें कवायद की जा रही है। अब बीजेपी की विचारधारा, उसकी कार्यशैली, उसकी रणनीति अलग है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उस स्तर पर मुस्लिम समाज वोट कास्ट बीजेपी को नहीं करता। लेकिन अपनी दो बैसाखी, यानी इस मोदी सरकार की दो बड़ी बैसाखी हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं और दूसरे नीतीश कुमार भी हैं, ये दोनों ही इस बात को जानते हैं कि अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुसलमान उनसे नाराज हुआ तो उनकी पार्टी का वजूद हिल जाएगा। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू इतने ज्यादा चिंता में ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि चुनाव उनके राज्य में अभी होके चुने, लोकसभा चुनाव के दौरान अभी कोई ताज़ा तरीन कोई चुनाव आंध्र प्रदेश में होने नहीं जा रहा, लेकिन अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जब पहले महमूद मदनी और उसके बाद अब आगे आकर जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ने, सेक्रेटरी ने बड़ा बयान धमकी भरे लहजे में दिया है, कहीं इसका असर ऐसा ना हो कि उनकी अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से मुसलमान छटक जाए। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पहले उन्होंने क्या किया पढ़कर ही बता देता हूं। मौलाना उमरैन महफूज ने कहा, जहां आपने हुकूमत को पैगाम दी, वहीं हुकूमत की पार्टियों को भी आप बताएं कि आपका किरदार वक्फ बोर्ड सुधार बिल पर क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार हो या नायडू, उनको मिल्लत इस्लामिया को बताना होगा कि अगर आप हमारे वोटों की वजह से सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया तो हम वो हैं जो जाएंगे तो आपको भी लेकर जाएंगे। यानी सीधे सीधे, अभी तक तो लग रहा था कि मंच पर बुलाएंगे, तमाम चीजें की जाएंगी। अब दोनों ही तीन किरदारों को समझिएगा, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरे चंद्रबाबू नायडू और तीसरे हैं नीतीश कुमार। मोदी इस बात को लेकर परेशान है कि जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम कितना बड़ा फैसला मुसलमानों के लिए ले रहे हैं, उसको लेकर लाए थे, लेकिन हो गया उल्टा। उनकी अपनी पार्टी, जब मुस्लिम नाराज हुए तो नायडू और नीतीश ने दबाव बनाया और वो चला गया जेपीसी के पास। अब दिक्कत इनके सामने, मोदी जी के सामने ये है कि अगर ये संसद के अंदर फिर से मुस्लिम लॉ जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाते हैं तो नायडू और नीतीश कुमार नाराज ना हो जाए। अगर उन्होंने अपना समर्थन खींचा तो सरकार गिर सकती है, ठीक है। अगर नहीं लाते और रद्द करना पड़ता है जेपीसी में उसे, तो यकीन मानकर चलिए एक बार फिर से जो बहुतायात में बीजेपी को वोट कास्ट करते हैं हिंदू, वो और ज्यादा उनसे नाराज हो जाएंगे। तो यहां दोधारी तलवार पर सरकार चल रही है। नायडू के सामने दिक्कत यह है कि वो अगर समर्थन कर देते हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का, तो मुस्लिम वोट उनसे चले जाएंगे, उनके पास से भाग जाएंगे। लेकिन और नहीं करते हैं अगर समर्थन कि भैया हम तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड समर्थन नहीं करते, तो सरकार विरोधी होने का टैग उन पर लग जाएगा, फिर और दबाव पड़ेगा कि आप साथ छोड़िए। यही नीतीश कुमार के साथ है। यानी तीनों नेता आपस में इस बात का विचार कर रहे हैं कि कैसे अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने वोटर्स को बचाया जाए। कुल मिलाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिए गए इस बयान ने बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। नमस्कार।